हेलो बच्चों, अभी आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। तो अभी मैंने आपको बताया था, आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना। मैंने आपको वादा किया था कि 90% पेपर इसी में से आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का। जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, ऑब्जेक्टिव जो भी आपके प्रश्न आते हैं 10 प्रश्न, वो यहीं से छपेंगे। ठीक है, तो अपन ने पुराने क्वेश्चन जो भी पेपर हैं, ओल्ड पेपर हैं 21, 22, 23 तक तो मैंने कर लिए हैं। आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अभी हम 2024 वाला पेपर कर रहे हैं। 2024 वाले पेपर में जो अपना पहला क्वेश्चन है ना, उसमें यह है कि बी चौड़ाई व डी गहराई के आयताकार खंड के आधार अक्ष के अनुचित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आयत जो होता है, आयताकार फिगर है, उसके जो गुरुत्व केंद्र से रेखा जो गुजर रही है, उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, BD⁴12। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप आधार अक्ष यानी जो ये ए बी लाइन है ना, इसके सापेक्ष निकाल के बताओ। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप समानांतर अक्ष थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना, प्रमेय, उससे निकाल दो। प्रमेय से कैसे निकलेगा, जैसे कि IAB हो गया, IAB ICG प्लस AH²। तो यहाँ पे ICG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD⁴12 प्लस ये हो जाएगा BD इंटू जो अपने पूरी ये D गहराई है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी D/2 का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करके निकालोगे तो BD³ आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। और मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पुराने वीडियो में, आपने नहीं देखा हो तो एक बार आप पढ़ लें ढंग से। मैंने आपको बताया था कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है समाकलन का साइन y² इंटू DA। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी जो लिमिट होगी ना, वो 0 से लेकर D तक ले लेंगे, या ये हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू डी। ठीक है, और इसकी ये हो जाएगी D/2 हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 0 से लेकर D तक समाकलन का साइन लगा के सॉल्व करोगे, तो इसमें भी आपके BD³ ऑप्शन, मतलब यही आंसर निकल के आएगा आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन अपने हो गया बी। ठीक है, पहले का ऑप्शन हो गया। अभी अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी परिभ्रमण त्रिज्या की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन देख लो, तीसरी चौथी बार रिपीट हुआ है अभी तक, चारों पेपर, चौथा पेपर है अपना ये। परिभ्रमण त्रिज्या की इकाई, परिभ्रमण त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, √I/A। आई जो जड़त्व है उसका इकाई क्या होती है, m⁴। ठीक है, और एरिया की अपने इकाई क्या होता है, मीटर²। अगर इसका अपन रूट करेंगे तो ये m² से एक ये 2 पावर तो कट गई, पीछे क्या बचा, m²। तो ये 2 से इसका रूट कट गया। ठीक है, तो रूट कट गया तो पीछे क्या बचा, मीटर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इस्पात की छड़ जिसकी लंबाई 100 mm है और उस पर तनाव प्रतिबल सिग्मा है, यदि उसकी लंबाई में परिवर्तन 1/20 mm है तो तनाव प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। जो ई का मान दे रखा है, यानी आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है, तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन निकालना है। तो अपने पास में फॉर्मूला कौन सा है, अपना बेसिक फॉर्मूला जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, सिग्मा = E इंटू एप्सिलॉन। ये क्या है, स्ट्रेन यानी विकृति। तो विकृति का आपको फॉर्मूला पता होगा, ΔL अपॉन यानी लंबाई में बदलाव अपॉन वास्तविक लंबाई। तो इसका ये क्या हो जाएगा, लंबाई में बदलाव कितना है, 1/20, और इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, 100। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2000 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो सिग्मा = क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10⁵ गुणा 1/2000। ये 3 0 से यहाँ पे 3 0 कट जाएंगे तो यहाँ 2 0 बचेंगे, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये ऑप्शन में अपने आ जाएगा लास्ट में उत्तर 100। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 100 Nm²। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी राशि विमाहीन है, विमाहीन यानी जिसकी इकाई ना हो। ठीक है, जिसकी इकाई 0 हो, यानी हो ही ना। तो जैसे कि विमाहीन, अब कर्तन प्रतिबल है, कर्तन प्रतिबल में तो होती है इकाई, जैसे पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, μ =
लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, यानी ये दोनों लंबाई है तो लंबाई से लंबा जो मीटर अपॉन मीटर है तो कट जाएगा, तो ये एक तो विमाहीन हो जाएगी और एक है विकृति। ठीक है, विकृति में क्या होता है, विकृति का फॉर्मूला भी क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, यानी जो लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, तो यहाँ भी मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये भी आपके वो अपने विमाहीन हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ, यानी दोनों बी और सी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। अभी अपन चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। किसी कैंटिलीवर धरन जिस पर समान रूप से वितरित भार लग रहा है बंकन आघूर्ण आरेख होगा। बंकन आघूर्ण आरेख यानी जैसे आपके पास में कोई कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, समान रूप से वितरित भार यानी यूडीएल लग रहा है, तो आपके जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, जिसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला या फिर परवलय। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं, पांचवा हो गया, छठे क्वेश्चन की तरफ। एक क्षुद्र आलंबित धरन जिसकी लंबाई एल, काट क्षेत्रफल ए है, वह एक बिंदु बल डब्ल्यू द्वारा केंद्र भारित है पर अधिकतम बंकन आघूर्ण होगा। बंकन आघूर्ण यानी मैक्सिमम मोमेंट। तो आपको फॉर्मूले याद होंगे, जो भी कोई भी जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है ना, तो इसका मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा, डब्ल्यू एल अपॉन 4। ये आपको फॉर्मूले सभी याद रखने हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार रट लें इन फॉर्मूलों को, क्योंकि आगे भी जैसे यहाँ पे ये पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आपको इसका कैंटिलीवर का पूछ ले कि यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, अपने लास्ट जो सिरा है इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, शेयर फोर्स क्या होगा, इसके फॉर्मूला पूछ सकता है। तो जो भी फॉर्मूले हैं आप एक बार पढ़ लें, ढंग से याद कर लें। अब जैसे कि अपने सातवां क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार खंड की गहराई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आकृति मापांक हो जाएगा। जैसे आपके पास में कोई आयताकार खंड है, मैं इसको सॉल्व करके समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने आकृति मापांक ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी तक लगभग अपने चौथा पेपर है, तो अपने 40 क्वेश्चन हो रहे हैं ना यहाँ पे चौथे पेपर के साथ में, तो लगभग 40 में से 5 से 6 बार आ चुका है आकृति मापांक का क्वेश्चन। कभी इकाई पूछ लेता है, कभी फॉर्मूला पूछ लेता है। तो जेड इजिकल्स टू क्या होता है, आई अपॉन वाई मैक्स। ठीक है, तो ये आयताकार के बारे में पूछ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होती है, बी डी क्यूब अपॉन 12, और इसकी क्या हो जाएगी, डी बाई 2। अब इसने कहा कि उसकी गहराई दोगुनी कर दी जाए, तो गहराई दोगुनी कर देंगे तो बी और इंटू 2d का क्यूब अपॉन 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2d अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b 8d क्यूब अपॉन 12 अपॉन d, तो d से d यहाँ पे कट गया, तो क्या बच गया, 8b इंटू डी स्क्वायर अपॉन 12। तो यहाँ से अपन इसको जगह 4 से काटेंगे ना, तो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 3 आ गया, तो इसका जो लास्ट आंसर आ गया 2/3 बी डी स्क्वायर, ये ऑप्शन आ गया जब आपने इसको गहराई को डबल कर दिया तब। अब वास्तविक इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन 6। अब ये कैसे है, आप एक बार दोबारा मेरी जो क्लासेज है वो जाके देख लीजिए, ये बी डी क्यूब बाई 6 कैसे आया वो आपको पता चल जाएगा। वास्तविक ये था और उसकी गहराई को दोगुनी करने के बाद में ये आया, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ उसको निकालने के लिए ये ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2/3 बी डी, यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ठीक है, बी डी स्क्वायर, ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर इंटू 6, तो ये 3 से 6 कट गया 2 बार, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट जाएगा, यानी 4 गुना। यानी जब आप इसकी गहराई को दोगुनी कर दोगे तो उसमें उसका जो आकृति मापांक है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको देख लें, वीडियो पॉज करके समझे एक बार अगर समझ में नहीं आया तो। और अपना जो 8वां क्वेश्चन है, एक आयताकार खंड में अधिकतम और औसत कर्तन प्रतिबल अनुपात होता है। ये चौथी बार क्वेश्चन आया, ये अधिकतम और ये कर्तन प्रतिबल वाला। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। ये अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें देखो क्यू मैक्स, पिछली बार एक न्यूमेरिकल भी आया था पिछले पेपर में, 1.5 अपॉन
इंटू क्यू एवरेज होता है, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 क्यू एवरेज, ठीक है ना। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अपन चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। किसी तनुता अनुपात यानी स्लेंडरनेस रेशियो L/K सीमा के लिए सामान्यतः रैंकाइन सूत्र लागू होगा। यानी ये पूछ रहा है कि जो रैंकाइन का सूत्र है वो कौन से स्लेंडरनेस रेशियो के लिए लागू होता है। तो थ्योरी में ऐसा कोई भी आपको लिमिट नहीं दे रखी है, कोई ऐसी सीमा ज्ञात नहीं है, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करेंगे, यानी कोई भी नहीं, ठीक है, यानी कोई भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी आपके ऊपर कोई लिमिट यानी सीमा नहीं लगा रखी है। तो इसमें 9th में जो होगा वो कोई भी लिमिट हो सकती है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, एक स्तंभ जिसके दोनों सिरे आबद्ध है आयलर का विरूपण भार होगा। यानी ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में कोई एक कॉलम है जो दोनों तरफ से क्या है, फिक्स है, ठीक है, और फिक्स है तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या होगी, L/2 हो जाएगी। और आयलर का जो वास्तविक सूत्र होता है उसमें होता है π² EI मिनिमम अपॉन L²। अब यहाँ पे L² की जगह अपन क्या रखेंगे, L/2 रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे L/2 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, L² अपॉन 4 हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ उठा के पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा π² EI मिनिमम अपॉन L²/4। इस 4 को अपन ऊपर लेके आएंगे गणित में, अगर इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो 4π² EI मिनिमम अपॉन L² हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये 10वां क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आपको मतलब गारंटी दी है कि 90% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अपने इन वीडियो से ही आएंगे, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।